नमस्कार, जय हिंद। सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतने देर से अगला वीडियो आने के लिए। और जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, और आज की जो कक्षा है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध पर बेस्ड होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग रहेगा, टाइटल रहेगा, वो है थर्ड कर्नाटका वॉर। थर्ड कर्नाटका वॉर, दैट मीन्स तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें यह आवश्यक होगा कि हम इसके कारण को जान लें कि इसका कारण क्या था। कारण, तो इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये लड़ा गया था यूरोप में। यूरोप में इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1756 से 63 के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था यूरोप में। ठीक, तो थोड़ा सा अगर आप इसके एनालिटिकल एस्पेक्ट को अगर देखें तो आप पाएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार, और यह है तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसका कारण है सप्तवर्षीय युद्ध जो कि लड़ा गया था यूरोप में। तो इन तीनों को अगर आप देखें एक साथ तो आप पाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, इन दोनों युद्धों का जो कारण था, जो ओरिजिनेशन था, वो था यूरोप में। मतलब यूरोप में एक रीजन ओरिजिनेट होता है और उस रीजन के फलस्वरूप भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता है, और भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी जो शक्तियां होती हैं वो आपस में लड़ जाती हैं। वहीं सिर्फ और सिर्फ द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसका कारण भी भारत में ओरिजिनेट हुआ और उसका प्रभाव भी संपूर्ण रूप से भारत में ही पड़ा। तो चलिए आइए बहरहाल इसकी बात करते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। तो यह सप्तवर्षीय जो युद्ध था यह लड़ा गया था यूरोप के दो देशों के बीच। एक था अगेन ऑस्ट्रिया एंड सेकेंड वन वाज प्रशा। ऑस्ट्रिया और प्रशा इसको वर्तमान में हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जर्मनी। तो किन्हीं कारणों की वजह से ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कारण जो है ये विश्व इतिहास का विषय है, उसे हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय इतिहास में जितनी जरूरत हमको होगी हम मैक्सिमम चीजें लेकर चलेंगे, है ना। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा, इन दोनों के बीच किसी परिस्थिति को लेकर तनातनी की स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों के बीच युद्ध की एक स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे हैं कौन? फ्रांसीसी। और वहीं प्रशा को सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज। तो इस तरह से दोस्त का दुश्मन दुश्मन वाला हिसाब होता है ना यहां पे भी। तो देखिए इस तरह से अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच भी वहां एक तनातनी की स्थिति यूरोप में पैदा हो गई। अब स्थिति यह आ गई कि यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज दोनों आपस में लड़ने लगे। फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ने लगे। इन दोनों देशों के बीच जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सेम चीज का जो प्रभाव है वो भी हम भारत में देखते हैं, क्योंकि भारत में मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं और वहीं पांडिचेरी में फ्रांसीसी बैठे हुए हैं, जस्ट आसपास। तो जब देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं तो वो कंपनियों के बीच में भी आपस में मनमुटाव जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये सारी घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सारी घटना है 1756 की। तो 1756 से लेकर जब युद्ध शुरू हो जाता है तब भारत में उसका परोक्ष रूप से प्रभाव दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तब दिखता है जब 1758 में फ्रांसीसियों को पूर्वाभास हो जाता है कि भाई
कुछ समय में भारत में भी जो हमारी कंपनी है उसकी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो युद्ध को कंट्रोल करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी अपनी तरफ से एक सेना की टुकड़ी एक सेनापति के नेतृत्व में भेजते हैं और वो आता है 1758 में। नाम होता है काउंट डी लैली। काउंट डी लैली 1758 में भारत आया। अब इसे भेजा गया था कि भाई अगर स्थिति उत्पन्न होगी तब आप फ्रांसीसियों को डिफेंड कीजिएगा, लेकिन ये तो लड़ाई के ही उद्देश्य से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जैसे ही भारत आता है अंग्रेजों के एक जहाज पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करते हुए ये आता है और मद्रास के पास एक किला होता है अंग्रेजों का जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट डेविड। इस फोर्ट सेंट डेविड पर यह काउंट डी लैली आक्रमण करता है और आक्रमण करके इस फोर्ट सेंट डेविड पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अब स्थिति कुछ इस तरह से बन गई, आप देखिए यहां पर आया काउंट डी लैली और इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब एक इंसान का स्वाभाविक नेचर होता है कि भाई जाकर अगर वो किसी जगह को अचानक से एक बार में जीत लेता है फर्स्ट टाइम में ही, तो उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो इतना ज्यादा आ जाता है कि भाई अब सामने वाला मुझे कहीं भी मिले मैं तो उसको एक बार में हरा लूंगा। अब ऐसी ही सेम मेंटालिटी हो जाती है काउंट डी लैली की। अब ये यहीं पर रुकता नहीं है, ये क्या करता है इसके बाद तुरंत जाता है और तंजौर पर जो अंग्रेजों की जगह रहती है वहां पर आक्रमण करता है, तंजौर। लेकिन चूंकि फोर्ट सेंट डेविड पर इसका आक्रमण जो हुआ रहता है उससे अंग्रेज वाकिफ हो गए रहते हैं, तो तंजौर पर इनको डिफेंड करने के लिए अंग्रेजों का एक वेल ट्रेंड सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है आयरकुट। सर आयरकुट इसका नाम रहता है। यह अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है सेना का और काउंट डी लैली को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है यहां पर और ये जीत जाता है। लेकिन काउंट डी लैली बहुत ज्यादा एम्बिशियस व्यक्ति रहता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है। ये क्या करता है इसके बाद रुकता नहीं है, ये इसके बाद फिर आक्रमण करता है मद्रास पर जो कि अंग्रेजों का एक दक्षिण का मुख्य केंद्र रहता है। अगेन यहां पर आयर को डिफेंड करता है और इस तरह से ये हार जाते हैं और अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं। अब अंग्रेज जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इनकी हरकतों से, क्योंकि भाई ये बार बार हारते हैं, बार बार आते हैं फिर आक्रमण करते हैं, फिर हारते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आक्रमण करते हैं। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और इस इरिटेशन की अवस्था में जो अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब इन पर हम सीधे सामने से आक्रमण खुद से करते हैं और जो भी इनकी शक्ति है उसका परिचय हम खुद ले लेते हैं। इस तरह से फिर फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। अब इधर से फ्रांसीसियों की साइड से है लैली, काउंट डी लैली, और अंग्रेजों के साइड से है आयरकुट। आयरकुट अब आयरकुट क्या करता है, सामने से आक्रमण करता है एक जगह पर, उसका नाम होता है वॉन्डी वॉश। वॉन्डी वॉश जिसे हम वॉन्डी वॉश का युद्ध कहते हैं या वॉन्डी वॉश के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस वॉन्डी वॉश में आयरकुट पहले से आकर काउंट डी लैली पर आक्रमण करता है। ये घटना है 1760 की, ठीक है, याद रखिएगा। 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है, बड़ा घमासान युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और एक निर्णायक युद्ध साबित होता है अंग्रेजों के पक्ष में, फ्रांसीसियों के विपक्ष में। क्योंकि इस युद्ध को जब अंग्रेज जीतते हैं तो इसका अंग्रेज बहुत सारी फ्रांसीसियों की जो जगहें होती हैं, जैसे ले लेते हैं हम पांडिचेरी, फिर माहे, कराईकल, ये सब फ्रांसीसियों की जगह है ना। हमने फ्रांसीसियों का आगमन जब पढ़ा था तो ये सारी जगह पढ़ी थी हमने, और जिंजी। इन सारी जगहों पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। अब फ्रांसीसियों के सामने स्थिति यह हो गई कि फ्रांसीसी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी सारी जगहों पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। अब बात करते हैं इस युद्ध के अंत की। तो 1763
1763 में यूरोप में युद्ध की शांति होती है और शांति के फलस्वरूप एक संधि होती है जिसका नाम होता है पेरिस की संधि। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है, पेरिस की संधि। तो ये पेरिस की संधि जब होती है ना, तो इसमें भी सेम जैसा भारत में हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे, सेम चीज होता है यूरोप में भी। और यूरोप में जब अंग्रेज जीतते हैं तो फ्रांसीसियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देते हैं, भारत में जो फ्रांसीसी रहते हैं उन पर। और ये प्रतिबंध क्या थी, ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है, तो ये देखते हैं हम। पहला तो रख दिए कि फ्रांसीसी जो है वो सेना नहीं रख सकते। भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी हैं वो सेना नहीं रख सकते। दूसरा था किलेबंदी नहीं कर सकते, ना तो अपनी सुरक्षा कर सकते, ना तो अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान का निर्माण कर सकते जहां पर ये सुरक्षित रूप से रह सकें। ठीक, सेना नहीं रख सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते। तीसरा, बंगाल में जो फ्रांसीसियों ने जीता था चंद्रनगर, इस चंद्रनगर को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। और चौथा था, जो सारी जगह इस चंद्रनगर को छोड़कर फ्रांसीसियों की जितनी भी जगह अंग्रेजों ने जीती थी वो सारी जगह अंग्रेज फ्रांसीसियों को वापस कर दी जाएंगी, लेकिन शर्त क्रमांक 1 और 2 के साथ। ठीक, तो देखिए अब वॉन्डी वॉश के युद्ध में हारने से फ्रांसीसियों का कितना घाटा हुआ सोचिए। ना तो अब वो भारत में सेना रख सकते, ना तो अब वो भारत में किलेबंदी कर सकते, चंद्रनगर अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और बाकी जो जगह अंग्रेजों ने जीती थी, पांडिचेरी, माहे, कराईकल, जिंजी, ये सारी जगह इनको वापस कर दी जाएंगी, लेकिन शर्त क्रमांक 1 और 2 के साथ, अर्थात सेना नहीं रख सकते और किलेबंदी भी नहीं कर सकते। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है हमारी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि वॉन्डी वॉश के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभुत्व भारत में संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक वर्चस्व रह गया, वो भी नाम मात्र का था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1760 के वॉन्डी वॉश के युद्ध से जो फ्रांसीसी थे वो भारत से चले गए, राजनीतिक रूप से, न कि व्यापारिक रूप से। अभी भी फ्रांसीसी हैं भारत में, मतलब रहते थे भारत में, लेकिन वो सिर्फ व्यापार करते थे, बाकी राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका हस्तक्षेप जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। और इस तरह से अंग्रेजों की ये किसी शक्ति पर पहली विजय थी पूर्ण रूप से, और अंग्रेजों ने अपने एक कॉम्पिटिटर फ्रांसीसियों को यहां से खत्म कर दिया। ये सारी घटनाएं हुई। अब इसके बाद की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज जो है भारत के एक एक जगह को जीतते जाते हैं और संपूर्ण एक ब्रिटिश भारत का भारत में निर्माण करते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे। इस तरह से इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।